नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है संधिवात। संधिवात कंकाल तंत्र की विकृति से संबंधित व्याधि है तथा इसे संधिशोथ व संधि प्रदाह के नाम से भी जाना जाता है। आर्थराइटिस शब्द का आर्थोन से उद्गम हुआ है, जिसका अर्थ है शरीर का जोड़ या संधि स्थल। आइटिस शब्द का अर्थ है सूजन या सोजिश इत्यादि। अतः आर्थराइटिस का अर्थ हुआ जोड़ों की सूजन से संबंधित व्याधि। इस रोग का सबसे दुखदाई पक्ष यह है कि रोग बढ़ जाने की अवस्था में कई अंगों में विकृति आ जाती है, जिस कारण कई रोगी आसानी से चल नहीं सकते हैं और ना ही सुगमता से कोई कार्य कर सकते हैं। संसार में करोड़ों लोग इस रोग से पीड़ित हैं। इस बीमारी का प्रकोप प्रायः 10 में से 1 को होता है। मात्र अमेरिका में इसके 11 करोड़ 3 लाख के लगभग मरीज हैं तथा भारतवर्ष में 3 करोड़ व्यक्ति जोड़ों के विभिन्न रोगों से कष्ट उठा रहे हैं। संधिवात का समुचित यौगिक उपचार व प्रबंधन करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि मानवीय शरीर में विभिन्न संधि स्थलों की संरचना में कौन से अवयव है और इसकी संरचना की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। इन्हीं तथ्यों को स्वस्थ संधि स्थल व विकृत संधि स्थलों की भिन्नता द्वारा समझा जा सकता है। जोड़ों को लचीला बनाने एवं सहज ढंग से कार्य करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहली तो जो हड्डियां जोड़ बनाती है उनके किनारे पूर्ण रूप से चिकने हो। दूसरा, जिस प्रकार ठीक से कार्य करने के लिए मशीन के पुर्जों के बीच में ग्रीस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उनके बीच में चिकनाई युक्त पदार्थ आवश्यक हो। इस प्रकार दोनों में किसी भी कमी से जोड़ों की क्रियाशीलता में बाधा पड़ेगी। अब आर्थराइटिस के कुछ प्रकार है जिसे हम जानेंगे। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आर्थराइटिस के अनेक प्रकार बताए गए हैं, परंतु योग इन्हें एक ही रोग की मात्र विभिन्न अवस्थाएं मानता है, जो मूलतः प्राण शक्ति की रुकावट के कारण दिखाई पड़ती है। विभिन्न लक्षणों के रूप में दिखाई पड़ने वाले इस रोग का मूल कारण तो एक ही है, परंतु लक्षण उत्पन्न होने की गति एवं स्थान में भिन्नता के कारण इसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि पहला, अतिपाती एक्यूट आर्थराइटिस। इस अल्पकालिक गठिया की अवस्था से सभी परिचित है। जब कभी सर्दी, खांसी, लू, बुखार या पेचिश हो तो जोड़ों में दर्द उठता है, क्योंकि उन रोगों के विषाणु जो रक्त प्रवाह में अपने विष छोड़ते हैं वे जोड़ों के तरल पदार्थ में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मूल रोग समाप्त होता है तथा शुद्धिकरण प्रक्रिया पूर्ण होती है, यह लक्षण स्वयं ठीक हो जाता है। दूसरा है अस्थिक्षय ऑस्टियोआर्थराइटिस। धीरे धीरे जोड़ों का विनाश करने वाला यह आर्थराइटिस अधिकतर मध्य आयु के बाद प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था में होता है। यह विशेषकर उन लोगों को होता है जिनका शरीर मोटा है और जो बहुत भारी और गरिष्ठ भोजन करते हैं तथा परिश्रम कम करते हैं। शरीर का भार यदि विकृत रूप से जोड़ों पर पड़ता रहे तो भी टूट फूट होने तथा आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। इसका दूसरा कारण शरीर में कैल्शियम की अधिकता है, जो असंतुलित भोजन अथवा पैराथायरॉयड ग्लैंड के असंतुलित ढंग से कार्य करने के कारण भी हो सकती है। तीसरा है वात जनित गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह गंभीर, तीव्र व प्रभावी बीमारी वस्तुतः जोड़ों का क्षय कर मनुष्य को पंगु बना देती है। अधिकतर यह बीमारी युवकों एवं मध्य आयु के लोगों की होती है
और इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। यह माना जाता है कि किसी भावनात्मक आघात के कारण या रक्त में अचानक किसी अवांछित बाह्य पदार्थों के प्रवेश, जैसे कोई तेज औषधि, तीक्ष्ण संक्रमण या इनके विरुद्ध बनने वाले प्रतिपिंडों के जोड़ों में इकट्ठे होने के कारण हो सकता है। उनके कारण तीव्र सूजन होकर दर्द एवं क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चौथा और अंतिम बताया गया है गाउट। गाउट तीक्ष्ण गठिया का ही विशेष रूप है जो भोजन की गड़बड़ी से उत्पन्न होती है। गाउट से अधिकतर वे ही व्यक्ति पीड़ित होते हैं जो अपने भोजन में अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन के पाचन के पश्चात एक विषोत्पाद यूरिक एसिड पैदा होता है। सामान्यतः यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, परंतु गाउट के मरीजों में वह शरीर में ही एकत्र होने लगता है। अब हम संधिवात के लक्षणों को जानेंगे। संधिवात नामक कंकाल तंत्र की विकृति के रोग को हम भिन्न भिन्न लक्षणों के द्वारा जान सकते, जैसे कि जोड़ों में तीव्र पीड़ा, सूजन तथा लालिमा, विशेष तौर पर हाथ, पैर, घुटने, टखने के संधि स्थलों पर, बैठने उठने, खड़े होने व चलने फिरने में कठिनाई, हल्का ज्वर महसूस होना, जोड़ों में भारीपन होना, शारीरिक दुर्बलता व अशक्तता अनुभव होना, जोड़ों में कटकट खड़खड़ की आवाज़ आना, लगातार कब्ज बने रहना, भूख ना लगना अर्थात मंदाग्नि, अपच, अम्लता रहना, शरीर में सुस्ती व आलस्य, सिरदर्द की समस्या होना, संधि स्थलों का प्रातःकाल कठोर होना तथा शाम ढलते ढलते कम हो जाना, हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी होना, सोजिश युक्त घुटनों को तनिक छूने में दर्द होना, शारीरिक विकलांगता भरे जीवन से निराशा व अवसाद की स्थिति। अब इसके कारण हम जान लेते हैं। तो पहला मुख्य कारण है वंशानुगत के कारण। मांसाहार भोजन जैसे मांस, अंडे, मछली इत्यादि के अत्यधिक सेवन से, यूरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में बनने से, वातकारक कब्जीय व गरिष्ठ भोजन से, व्यायाम की कमी से, बारंबार संक्रमित व्याधियों के कारण विषाक्तता उत्पन्न होने से, आहार में कैल्शियम की कमी से, शारीरिक श्रम की कमी से, दिवाकालीन निद्रा आधिक्य से, रात्रि के समय शीतवीर्य पदार्थों के अधिक सेवन से, अत्यधिक धूम्रपान, मदिरापान से, पानी की कमी से, महिलाओं में रजोनिवृत्ति के कारण, उदर प्रदेश, जंघाओं, नितंबों, घुटनों के अत्यधिक भार से, घुड़सवारी से, सामर्थ्य से अधिक शारीरिक श्रम, रात्रि जागरण व अनिद्रा से। अब हम इसकी सैद्धांतिक योग चिकित्सा के बारे में जानेंगे। संधिवात रूपी उग्र व्याधि का यौगिक प्रबंधन व उपचार तीव्रता की भिन्नता होने के कारण रोगियों को व्यक्तिगत तौर पर दिया जाता है। यह व्याधि असंयमित जीवन अर्थात अनुचित रहन सहन व खान पान से उत्पन्न होता है। अतः इसके प्रभावशाली प्रबंधन हेतु आवश्यक हो जाता है कि रोगी प्राथमिक स्तर पर अपने रहन सहन व अनुचित खान पान शैली को बदले या उचित संशोधन करे, क्योंकि संशोधनात्मक आचरण से ही भविष्य में रोग की तीव्रता को रोका जा सकता है। इसका पहला चरण है आचरण नियमावली। संधिवात के रोगियों को हमें भिन्न भिन्न आचरणों के पालन करने के लिए बाध्य करना होता है। जैसे समयानुसार भोजन नियमित रूप से करे, भोजन चबाकर करे, मिताहारी होकर शांत भाव से व्यवधान रहित भोजन ग्रहण करे, भोजन उपरांत पानी ग्रहण करे, भोजन उपरांत मानसिक व शारीरिक श्रम न करे तथा नहाने व सहवास की प्रक्रिया से बचे, भोजन सूर्य स्वर में करे, भोजन उपरांत बाई करवट लेटे, बिना भूखे न
भूख ना खाए, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करे, भोजन में अम्लीयता व क्षारीय द्रव्यों का संतुलन रखे, वातकारक कब्जियत व गरिष्ठ भोजन से बचे, अत्यधिक सहवास से बचे, तंबाकू मदिरापान आदि से बचे, वातावरणीय संक्रमण से बचे, दिवसकालीन निद्रा व आलस्य से बचे, सामर्थ्य से अधिक श्रम से बचे, सामर्थ्य से अधिक रात्रि जागरण व अनिद्रा से बचे। अब दूसरा चरण है षटकर्मीय चिकित्सा का। संधिवात नामक संधि स्थलों से संबंधित विकृति आयुर्वेदानुसार वात दोष के कुपित व दूषित होने के कारण मानी गई है। इसीलिए इससे संबंधित हम षटकर्मों का अभ्यास कर सकते हैं। जल बस्ती या प्राकृतिक चिकित्सा आधारित एनिमा लघु संघ प्रक्षालन, गणेश क्रिया वात दोष की निवृत्ति हेतु प्राणायाम की तैयारी व स्वर प्रवाह असंतुलन दूर करने हेतु जलनेति व सूत्रनेति कर सकते हैं। जठरा अग्नि वृद्धि हेतु नौली अग्निसार, कपालभाति, जिह्वामूल धौती, दंतमूल धौती इत्यादि कर सकते हैं। कफ की अधिकता से उत्पन्न मंदाग्नि को दूर करने हेतु वमन धौती कर सकते हैं। अब तीसरा चरण है वह है आसनीय चिकित्सा का। सूजन वाले संधि स्थल पर गर्म व ठंडे पानी की सेक करनी चाहिए, अर्थात प्रथम बार एक मग ठंडे पानी को भरकर संधि स्थल पर धार के रूप में डालना चाहिए। तत्पश्चात एक मग सहनीय उष्ण जल की धार के रूप में डालना चाहिए। यह प्रक्रिया 7-8 बार दोहरानी चाहिए तथा समापन भी ठंडे जल के द्वारा करना चाहिए। यह प्रक्रिया से संधि स्थलों में रक्त संचार की वृद्धि होकर सूजन कम करने में सहयोग मिलेगा। सूजन कम करने हेतु गर्म तेल की धूप में बैठकर मालिश करी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर सूजन वाले संधि स्थलों पर भाप स्नान करवाया जा सकता है। अब इसके लिए जो आसनों का अभ्यास किया जा सकता है वह है जैसे चक्रासन, त्रिकोणासन, सामर्थ्य अनुसार ये सारे आसनों का अभ्यास करवाया जा सकता है। जैसे वज्रासन है, उष्ट्रासन है, गोमुखासन है, वक्रासन है, जानुशीर्षासन है, मत्स्यासन है, पवनमुक्त आसन है, आदि आसनों का अभ्यास करवाया जा सकता है। चौथा चरण है प्राणायामीय चिकित्सा का। जैसे कि विदित है कि आयुर्वेदानुसार संधिवात वात विकृति संबंधित रोग है तथा वात की विषमता से अजीर्ण व कब्ज भी हो जाता है। इन्हीं तथ्यों का ध्यान रखकर संधिवात के यौगिक उपचार में प्राणायाम निर्धारित होता है। जैसे वात दोष निवृत्ति हेतु प्राणायाम में सूर्य भेदन और भस्त्रिका, जठराग्नि वृद्धि हेतु प्राणायाम सूर्य भेदन और उज्जाई और भस्त्रिका, स्वर प्रवाह असंतुलन दूर करने हेतु अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करवाया जा सकता है। अब पांचवा चरण है मुद्रा व बंध चिकित्सा का। संधिवात के उपचार हेतु कुछ मुद्राओं का उपयोग जठराग्नि में वृद्धि करने तथा चुल्लिका ग्रंथि की सक्रियता बढ़ाने हेतु किया जा सकता है। इसके साथ साथ कब्ज दूर करने वाली मुद्रा का भी समायोजन किया जा सकता है। जैसे कि ताड़ागी मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, महामुद्रा, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास इसमें किया जा सकता है। अब छठवां चरण है जो है शिथिलीकरण अभ्यास व ध्यान का। संधिवात के कारणों से भलीभांति विदित है कि नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न मानसिक तनाव रोग की उत्पत्ति में बड़ा योगदान करता है तथा इस व्याधि में संधि स्थलों की मांसपेशियों में ऐंठन व कड़ापन की भी उत्पत्ति होती है। इन तथ्यों के संदर्भ में योग के शिथिलीकरण अभ्यास अत्यंत लाभकारी होते हैं। एक कुशल यौगिक चिकित्सक को आधा से 1 घंटे की अवधि हेतु शिथिलीकरण अभ्यास करवाने चाहिए। जैसे शिथिलीकरण अभ्यास में प्राण धारणा, अजपाजप, त्राटक है, योग निद्रा इत्यादि है। ध्यान की प्रक्रियाओं में प्रेक्षा ध्यान, भावातीत ध्यान, विपश्यना ध्यान, ओमकार ध्यान, इष्ट देव ध्यान, जप आधारित ध्यान इत्यादि करवाना चाहिए।
सातवां और अंतिम चरण है आहार्य चिकित्सा का। जैसे कि विदित है कि हर चिकित्सा पद्धति में उचित खान पान के बिना रोग की चिकित्सा संभव नहीं होती, उसी प्रकार संधिवात भी बिना संयमित जीवन शैली अर्थात उचित खान पान के बिना प्रभावशाली यौगिक उपचार नहीं प्राप्त हो सकता। प्राथमिक स्तर पर योग चिकित्सा को चाहिए कि इस रोग के आचरण नियमावली में वर्णित आहार नियमावली का पालन करवाए। इसकी विस्तृत जानकारी जैसे कब्ज और आमाशयी अम्लता के यौगिक उपचार में दी गई उसी प्रकार हमें करनी चाहिए। अब इसमें कुछ आहार पथ्य और अपथ्य है। तो अपथ्य आहार जो नहीं लेने चाहिए वो है वात कारक, अधिक मसालेदार, मैदा युक्त, मांसाहार और बासी भोजन, खट्टे फल, अंडा, मांस, पनीर, केला और रात्रि समय शीतकालीन पदार्थ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं पथ्य आहार में दलिया, सूजी, चोकर युक्त आटा, हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता